हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। तो कैसे आप सभी कमेंट करके बता। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मलंग होंगे। तो गाइज अभी का जो हमारा वीडियो होने वाला इकोनॉमिक्स का होगा, जो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ये वीडियो काफ़ी एनालाइज करने के बाद, क्वेश्चन बैंक हो, मॉडल पेपर हो एंड बुक हो, ये तीनों को एनालाइज करने के बाद ये वीडियो बन रहा है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, इकोनॉमिक्स को दो कैटेगरी में बांटा गया है। पार्ट ए माइक्रो एंड पार्ट ए मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में बांटा गया। तो इस वीडियो का एक ही कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए सभी स्टूडेंट का, जो भी स्टूडेंट इकोनॉमिक्स पर है। माइक्रो एंड मैक्रो का जितना अच्छा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना, उस स्टूडेंट को इकोनॉमिक्स पढ़ने में जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा। इसी कॉन्सेप्ट, यही दो कॉन्सेप्ट है तो पूरा इकोनॉमिक्स है 11 एंड 12 का। तो गाइस अभी का जो हम वीडियो में देखेंगे ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स से जितना भी छोटा से छोटा कॉन्सेप्ट होगा, साथ में MCQ एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना होगा वो सारा क्वेश्चन कवर किया जाएगा। और साथ में अपना चैनल पे इसका PDF का नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो गाइज एक मोटिवेशनल लाइन भी होना चाहिए कि आप लोग एनर्जेटिक एंड मोटिवेटेड रहे। तो कभी भी ना नदी में गिरने से मौत किसी को नहीं हुआ है। मौत तो तब आती है जब उसको तैरने नहीं आता है। इसी तरह कभी भी बुरा परिस्थिति जो होता है, बुरा समय होता है, किसी को डिमोटिवेट या उसको हरा नहीं सकता, बल्कि उसको सिचुएशन को हैंडल करने नहीं आता, तब तक वो हार नहीं सकता है। तो समझ गए। तो चलिए हम अपने PDF फॉर्मेट पे आते हैं और देखना हम स्टार्ट करते हैं। और जो भी मेरा छोटा बड़ा कॉन्सेप्ट है वो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। और कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम हो या कुछ टॉपिक चाहते हैं तो आप उसका कमेंट करके बता सकते हैं। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में उसमें आपको कवर कर लिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम इकोनॉमिक्स अपना देखना स्टार्ट करते हैं। अर्थशास्त्र जो हमारा इकोनॉमिक्स है, और हम पहले ही बता चुके हैं कि हम लोग का क्या चलता है, SPPT पब्लिकेशन चलता है और साथ में क्वेश्चन बैंक भी है। तो क्वेश्चन बैंक को एनालाइज करने के बाद तो चलिए अपने हम टॉपिक पे आते डायरेक्ट। जैसे कि पहले ही बताया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स अभी देखेंगे हम। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि आर्थिक क्रिया क्या है। इकोनॉमिक्स एक्टिविटी ऐसी क्रिया जिसके फलस्वरूप हमको पैसा प्राप्ति करने का आशा हो, प्रॉफिट जिससे हमको मिलता है, पैसा मिलता है, रुपीज़ मिलता है, वो सभी क्रिया हमारा क्या होता है, आर्थिक क्रिया कहलाता है। जैसे कि हम पेन खरीदे, ठीक है, या पेन हमको कोई दिया, बदले में हम उसको 10 रुपये दिए, तो क्या कहला, उसके लिए क्या होगा, वो आर्थिक क्रिया हो गया। ठीक है। और यही हमको वो पेन दे दिया, फोकट में पेन दे दिया और पैसा नहीं लिया, तो वो क्या कहलाएगा, वो अनार्थिक क्रिया कहलाएगा। समझे बात को। क्योंकि वो अपना सेवा अपना खुशी से दिया और उसी के बदले उनसे पैसा लेता है, तो वो आर्थिक क्रिया में बदल जाता है। और सेवा भावना के दृष्टि से दिया है तो वह क्या कहलाएगा, वो अनार्थिक क्रिया कहलाएगा। तो एक हम डिफिनेशन के रूप में देखते हैं कि उस क्रिया को आर्थिक क्रिया कहते हैं जिनका संबंध मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्टि करने के लिए सीमित साधनों के उपयोग से होता है। सिंपल सा है, इसके अकॉर्डिंग उतना नहीं चलना है। ऐसी क्रिया जिस क्रिया के फलस्वरूप हमें रुपया पैसा प्राप्त होता है, वो सभी क्या आर्थिक क्रिया है। और जिस भी क्रिया के फलस्वरूप हमको पैसा नहीं प्राप्त हो, मनोवैज्ञानिक शांति प्राप्त होता है, वो सभी अनार्थिक क्रिया है। जैसे कि अगर कोई बहुत वृद्ध व्यक्ति है और रोड क्रॉस करने में उसको दिक्कत, आप उसको रोड क्रॉस करा रहे, क्या आप उससे पैसा मांगेगा? नहीं ना, उससे पैसा नहीं मांगेगा। तो वो क्या क्रिया कहलाएगा, वो अनार्थिक क्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अनार्थिक क्रिया, आर्थिक क्रिया नहीं। अगर वही हाँ बाबू तुमको 10 रुपया देंगे, तुमको रोड क्रॉस करा दो, तो क्रिया किस प्रकार कहलाएगा? आर्थिक क्रिया कहलाएगा। चलिए, आर्थिक क्रिया के जो प्रकार है ना, वो कितने हैं? 4 प्रकार है। ठीक है। उत्पादन है, भोग है, विनिमय है, वस्तु कीमत निर्धारण है, तथा साधन कीमत और निवेश है। ठीक है। उत्पादन के एजेंट अभी से नहीं, बचपन से पढ़ते हैं, 9th तक के इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े कि उत्पादन के कितने एजेंट है। तो 5 एजेंट है। कौन कौन है? भूमि है, श्रम है, पूंजी है, संगठन, उद्यमिता है। इसी 5 पे इकोनॉमिक्स चलता है। चलिए, अब मेरा यहाँ पे रहा कि व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है। ठीक है ना। तो एक बार डिफिनेशन देखते हैं। व्यष्टि जिसको हम बोलते हैं, सूक्ष्म बोलते हैं। इसमें एक बार सिंपल समझिए कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या है ना, कि व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है। अगर आप डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है, छोटे फर्मों का अध्ययन किया जाता है। किसमें किया जाता है? सभी माइक्रो इकोनॉमिक्स में, व्यष्टि अर्थशास्त्र में, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो यहाँ एक जो डिफिनेशन है, उस डिफिनेशन को भी एक बार देखते हैं कि व्यष्टि सूक्ष्म अर्थशास्त्र में केवल एक व्यक्तिगत इकाई की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है ना, साफ साफ लिखा हुआ। केवल एक व्यक्तिगत, ओनली वन सिंगल पर्सन का ही
अध्ययन किया जाता है। उदाहरण के लिए एक उपभोक्ता उत्पादक फर्म द्वारा उत्पादन किया। अनेक ऐसी क्रिया जिनको व्यक्तिगत आर्थिक क्रिया संबंधित जिनका अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है वो सभी क्या कहलाएगा? व्यष्टि सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहलाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ऐसी क्रिया जिसमें व्यक्तिगत क्रिया, ऐसी क्रिया, ऐसा अर्थशास्त्र जिसमें व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन किया जाता है वो क्या कहलाएगा? वो व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहलाएगा। ठीक है ना। चलिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं हैं। अब जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसका ब्रांच है, कौन कौन है? तो देखिए, व्यष्टि सूक्ष्म अर्थशास्त्र की शाखाएं, ब्रांच ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो पहला है मेरा कि वस्तु कीमत निर्धारण, वस्तु कीमत सिद्धांत, ठीक है, साधन कीमत सिद्धांत और आर्थिक कल्याण सिद्धांत। ये आप जो ग्राफ है ना, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में रहेगा ही। और 4 नंबर में क्वेश्चन रहेगा। 5 नंबर तो नहीं पूछता है, 4 नंबर पूछता है। अब ये एक वस्तु कीमत सिद्धांत क्या, देखिए वस्तु कीमत सिद्धांत में आता है मांग का सिद्धांत, ठीक है, उसका लागत तथा उत्पादन का सिद्धांत। तब क्या होता है? तब किसी वस्तु का प्राइस निर्धारित होता है। ये दोनों डिपेंड पे चीज़ करता है कि मांग कितना है और लागत कितना है। इसी दोनों बेस पे हम क्या किसी भी वस्तु का, जैसे कि मान लीजिए सपोज कीजिए पेन ही है, तो हम इसका पहले प्राइस रखने से पहले हम देखेंगे कि इसका मार्केट में मांग कितना है, ठीक है, और इसके उत्पादन में, प्रोडक्शन में हमको कितना कॉस्ट खर्चा आया है, तब हम इसका क्या करेंगे? तब इसका हम कीमत निर्धारण करेंगे। तो समझ गए कि वस्तु कीमत सिद्धांत क्या चीज़ है, ठीक है। अब है साधन कीमत सिद्धांत। अब मेरे पास साधन क्या है? तो साधन में क्या क्या आएगा? मजदूर आएगा, ठीक है, लगान आएगा, ब्याज आएगा, लाभ आएगा। तो ये क्या है? साधन कीमत का सिद्धांत। और आर्थिक कल्याण सिद्धांत का उतना डिटेल में अभी नहीं पढ़ना है। चलिए अब थोड़ा सा हम देखते हैं, थोड़ा सा, ठीक है ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसको हम बोले समष्टि अर्थशास्त्र, व्यापक अर्थशास्त्र। इसमें क्या है ना, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था यानी कि ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में, जैसे कि नेशनल इनकम हुआ, राष्ट्रीय आय जिसको हम बोलते हैं, ये सब का अध्ययन किस में किया जाता है? तो समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो एक बुक के अनुसार, इसके अनुसार डिफिनेशन देखते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। उदाहरण के लिए समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय, जैसा कि आपको पहले ही बताया कि इसका एग्जाम्पल राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय बचत, राष्ट्रीय विनियोग, कुल रोजगार, कुल उत्पादन, ये सभी का हम अध्ययन किया जाता है। ये सब किसमें? ये बड़े लेवल का, टॉप लेवल का, उच्च कोटि का हुआ, ठीक है ना। तो ये सब का अध्ययन कहाँ करते हैं बाबू? तो ये सभी का हम अध्ययन करते हैं समष्टि यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर करते हैं। तो चलिए हो गया। अब है मेरा कि आर्थिक समस्या क्या है बाबू, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स। तो देखो बाबू, समस्या जैसे कि आपके लाइफ में समस्या पढ़ने का आ गया कि हम कहाँ पढ़े, किस कोचिंग में जाए, कौन सा बुक से पढ़े, तो उसी तरह एक जो अर्थशास्त्री होता है उनके पास भी समस्या आता है। तो कौन कौन समस्या आता है? तो देखिए, आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होता है? पहला तो देखो ये कि आर्थिक समस्या उत्पन्न क्यों होता है, क्या इसके पीछे का रीजन है? तो रीजन है यहाँ पे आर्थिक समस्या तो पहले समझे। आर्थिक समस्या तो समझ गए ना कि विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सीमित साधनों के प्रयोग से उत्पन्न चयन की समस्या है आर्थिक समस्या। अब मेरे पास 2 पेन है, पेन तो फिलहाल मेरे पास एक ही है, लेकिन सपोज पेन है, अब हमको लिखना है किसी एक पेन से, एक ब्लू एक ब्लैक है। तो यहाँ पे हमको समस्या उत्पन्न हुआ कि हम ब्लू से लिखे कि हम ब्लैक से लिखे। तो ऐसी समस्या जो उत्पन्न हुआ तो इसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम। विभिन्न आवश्यकता पूर्ति करने सीमित साधन प्रयोग से उत्पन्न चयन की समस्या को आर्थिक समस्या कहते हैं। अब चलिए हम आर्थिक समस्या क्यों उत्पन्न होता है, ठीक है। पहला नंबर की असीमित आवश्यकता, एकदम सही बात है। हमारा क्या आवश्यकता? असीमित है। आप जैसे कि बचपन पहले सोचते थे कि हमको साइकिल मिल जाए, साइकिल मिलने में कितना खुश होते थे। अब साइकिल मिलने से हो गया, पुराना हो गया, अब साइकिल से इंटरेस्ट खत्म। अब बाइक पे है, कुछ दिन बाइक से ही मन भर जाएगा, फिर बाइक से जाएगा कार में जाएगा, कार से ही मन भर जाएगा, फिर बोले BMW चाहिए। तो इसी तरह क्या होगा ना, आपका इच्छा जो है ना अनलिमिटेड है, उसका इच्छा का कोई लिमिट नहीं कि बाबू हमको कुछ मिल गया तो उसी पे जाके हम खुश रहे। इंसान की जो इच्छा है ना असीमित, ठीक है। अब मेरे पास असीमित आवश्यकता है जो है, इसको किस तरीके से हम पूरा करेंगे, यही सब के लिए हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। चलिए, आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर। अब देखो आवश्यकता है उसमें भी अंतर होता है मेरा, ठीक है। आवश्यकताओं की पूर्ति साधन सीमित है, वाकई बात है। हमारे पास जितने भी संसाधन है क्या सीमित है? असीमित तो है नहीं बाबू, अनलिमिटेड तो नहीं है, सब चीज़ लिमिटेशन से है, ठीक है ना।
साधनों का वैकल्पिक प्रयोग, चयन की चुनाव की समस्या, ये सब है मेरा आर्थिक समस्या उत्पन्न होती, ठीक है ना। क्यों उत्पन्न होती है, ये सब जो रीजन है, इसी सब रीजन से मेरा आर्थिक समस्या उत्पन्न। अब है क्या बाबू, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या, समझ रहे हो ना, सेंट्रल प्रॉब्लम है, आंतरिक समस्या, ठीक है ना। तो देखते हैं क्या है, क्या और कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। फर्स्ट रीजन, फर्स्ट समस्या बहुत बड़ी समस्या है। चलो बाबू, इसका फैसला हो गया कि हम उत्पादन करेंगे, हम चना दाल, चलो ठीक है, सपोज चना दाल उत्पादन कर लिए, ये हो गया क्लियर। सेकेंड समस्या आ गया, अब चना दाल जो हम सोच लिए हैं, तो चना दाल का उत्पादन कैसे किया जाए। ओके, अब ये भी उत्पादन करने का डिसीजन कर लिए कि इस तरीके से उत्पादन करेंगे। फिर समस्या कि किसके लिए उत्पादन करें यार चना, खुद के खाने के लिए या फिर जो शहर के लोग हैं उसके खाने के लिए उत्पादन किया जाए, किसके लिए करें, ये हो गया। फिर उसके बाद हो गया, चलो ठीक है, डिसीजन भी कर लिए, खुद भी खाएंगे और शहर वालों को भी खिलाएंगे। अब फोर्थ नंबर में आया मेरे पास कि साधनों के कुशलतम उपयोग की समस्या, कि उसका कुशलतम उपयोग किस तरीके से किया जाए। फिर फिफ्थ समस्या की साधनों की विकास की समस्या, उसको हम डेवलप करें कैसे करें, उसका विकास कैसे करें, ठीक है। अब है मेरा उत्पादन संभावना वक्र, ठीक है ना, जिसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। देखिए, यह वक्र दो वस्तुओं के संभावित संयोग से प्रकट करता है, दो मुख्यतः मान्यता पदार्थ, स्थिर तकनीक और स्थिर साधन, ठीक है ना। उत्पादन संभावना वक्र की विशेषता अभी है नहीं, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको हम ग्राफ बना के दिखाएंगे, ठीक है। तो उत्पादन संभावना वक्र की विशेषता है कि यह ना बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकती है। उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु के प्रति नतोदार होती है, ठीक है। उत्पादन संभावना वक्र का खिसकना जो है, साधनों में परिवर्तन होता है, ठीक है, तकनीक पे परिवर्तन हुआ, ठीक है। और इसका जो आपको है ना, इसका टेलीग्राम पे ये PDF जो देख रहे हैं आप अपने टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम इसी नेम से चैनल है, जो अपना यूट्यूब चैनल है, ठीक है, जाकर सर्च कीजिएगा, मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब है कि उत्पादन संभावना वक्र केंद्रीय समस्या का विश्लेषण, एनालाइज करना है। अब वो देखो, उत्पादन संभावना वक्र पर कोई बिंदु यह प्रकट करता है कि वस्तु X तथा Y की कितनी मात्रा का उत्पादन किया जा रहा है, ठीक है। उत्पादन संभावना वक्र के नीचे स्थित कोई बिंदु साधनों को अपूर्ण उपयोग को दर्शाता है, राइट, 100%। ठीक है। उत्पादन संभावना वक्र दायी को खिसकना आर्थिक विकास को व्यक्त करता है, वहाँ का राइट है। अब देखना है मुझे कि अवसर लागत क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता क्या है। देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, रिपीटेड क्वेश्चन 21 में रिपीट किया हुआ है, इसमें सारा क्वेश्चन रिपीटेड ही है, मोस्ट भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी है। तो देखिए, एक वस्तु की अवसर लागत दूसरी वस्तु की वह मात्रा है जिससे पहली वस्तु के उत्पादन के लिए हमें छोड़ना पड़ता है, बाबू समझे। एक वस्तु की अवसर लागत दूसरी वस्तु की वह मात्रा है जिससे पहली वस्तु के उत्पादन के लिए हमें छोड़ना पड़ता है, तो वो क्या कहलाएगा, मुझे अवसर लागत कहलाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाएगा। चल ठीक है। अब है मेरा सीमांत अवसर लागत, यानी कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है ना। तो एक वस्तु की सीमांत अवसर लागत किसी दूसरी वस्तु की वह मात्रा जिसे पहले वस्तु की अतिरिक्त इकाई उत्पादन करने के लिए हमें छोड़ना पड़ता है, सेम है, थोड़ा सा फर्क है, ठीक है। उत्पादन संभावना वक्र का ढलान, अब देखिए बाबू, इसी तरीके से करेंगे तो वीडियो एक्सेस लॉन्ग वीडियो बन जाए। तो चलिए हम कुछ इकोनॉम, अब समझ गए कि होता क्या है, सिंपल। अब चलो एनालाइज करके साधारण बताते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स में है ना, क्या पढ़ना है हमको, व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन करना है, छोटे स्तर पर अध्ययन करना है, ठीक है। छोटा फॉर्म हुआ, इस सब का अध्ययन किस में करते हैं हम, माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है कि आर्थिक समस्या उत्पन्न होता है, आर्थिक समस्या उत्पन्न होता है, केंद्रीय समस्या क्या है, इसका समाधान हम किस तरीके से करते हैं। तो ये सब हम पढ़ लिए हैं कि आर्थिक समस्या क्या है, इसका समाधान किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो अब हम पहले ही बोले कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों देखेंगे। अब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखना स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखो, ब्रिटिश अर्थशास्त्री ने, कौन, ब्रिटिश अर्थशास्त्री ने M.J. Kins's प्रसिद्ध पुस्तक
द जनरल थ्योरी किस वर्ष प्रकाशित हुआ? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ये जो द जनरल थ्योरी है किस वर्ष प्रकाशित हुआ है। तो ये जो जनरल थ्योरी है ना, ये 1936 में प्रकाशित हुआ। कब प्रकाशित हुआ? 1936 में। चलिए, अब ट्रेटेड इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक है ना, जे.बी.से महाराज है। अब ये रहा कि सब, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो रहेगा क्वेश्चन आप कि सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट का प्रयोग किसने किया? तो बाबू फिश महाराज किए थे, याद रखिएगा, रैगनर फिश जी किए थे। ठीक है, तो वेस्ट अर्थशास्त्र में से किसका अध्ययन किया था? चलो इसका आंसर तो आप कमेंट करके बताओ। सिंपल है, छोटा मोटा एक टाइम, व्यक्तिगत फॉर्म, व्यक्तिगत उद्योग, व्यक्तिगत परिवार, ये सब का हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत में किसका अध्ययन किया जाता है? ठीक है, दोनों चीज़ का है। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? इस क्वेश्चन का तो आंसर आप नहीं जानते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ठीक है ना, तो सिंपल एडम स्मिथ जी है। अब इस तरीके से हम करेंगे बाबू। तो देखो 40 क्वेश्चन है, वीडियो चाहते नहीं ज़्यादा लॉन्ग बने, PDF है, स्क्रीनशॉट आप पॉज करके भी देख सकते हो, साथ में इसका आंसर भी है नीचे में दिया हुआ, यहाँ आंसर शीट है, आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है ना, तो यहाँ पे अपना गेस भी कर सकते हो, सही या गलत। ठीक है, तो चलिए हम अब थोड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, चलो, एक अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्या क्या? अरे बाबू 3 केंद्रीय समस्या सिंपल है यार, पहले बताया ना कि पेन उत्पादन करना है, इसका हम क्या क्या उत्पादन किया जाए, डिसीजन हो गया, कितनी मात्रा में किया जाए, ठीक है, उत्पादन कैसे किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। ठीक है, तो ये 3 समस्या आराम से बता दोगे, बहुत ईजी है, पढ़े ही है। ठीक है, क्या उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया है, पेन के एग्जाम्पल लेके समझाए थे। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं मेरा, सेकेंड क्वेश्चन मेरा कौन है बाबू? अरे क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, चलो ठीक है, किसके लिए उत्पादन करें कि केंद्रीय समस्या समझाएं। ठीक है, अब ये है कि किसके लिए उत्पादन करें, ये भी क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम है, केंद्रीय समस्या, और हमको बोल रहे हैं सर इसको समझें। तो चलिए हम एक बार देखते हैं कि क्या नोट में है। ठीक है, तो नोट में यही है बाबू कि अर्थव्यवस्था में क्या और कितना और कैसे की, कैसी जैसी समस्या की समाधान के बाद यह समस्या उत्पन्न होती है कि उत्पादन किसके लिए, अर्थात उत्पादन का वितरण कैसे किया जाए। तो आप इसका आंसर देख लीजिए, आराम से इसको याद ही कर लीजिएगा। और भी क्वेश्चन है, तो और जितना है सारा PDF आपको मिलता है, PDF में आराम से देख सकते हैं। नहीं तो वहाँ से आपको WhatsApp है, कॉन्टैक्ट नंबर है, इतने सारे कॉन्टैक्ट है, आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं टेलीग्राम पे, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप टेलीग्राम पे जाके ही वहाँ से। अब रहा सेकेंड चैप्टर है जो मेरा उपभोक्ता संतुलन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड जो चैप्टर है, अगर आप चाहते हैं तो इसका भी वीडियो बन जाएगा। तो अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए।